जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करेंगे जिसमें झारखंड जीके को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। ये जो एमसीक्यू का सीरीज होगा ये यूनिट वाइज होगा, मतलब झारखंड हिस्ट्री के 2-3 वीडियोज में पूरा कंप्लीट कराई जाएगी। उसके बाद झारखंड जियोग्राफी, इस तरीके से लगभग सीजीएल के पहले तक एक बार पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और इसी बीच में और टाइम मिलेगा तो जीएस का भी कुछ पार्ट जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, ये सब को भी कराई जाएगी। डिस्कशन का जो मूल आधार रहेगा एमसीक्यू के आधार पर चलेगा। इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ उसमें जो ऑप्शन है उसको भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही इस मतलब जो संबंधित क्वेश्चन रहेगा उसके रेडियस में जो भी जीएस का पार्ट है उसको भी प्रयास करना है कि उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। और मेन इसमें सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना है, इस सीरीज में उस सब्जेक्ट को भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। हम लोग का मकसद कुछ ऐसा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है? चुआर विद्रोह की बात कर रहे हैं। चुआर विद्रोह 1769 से लेकर 1805 तक सही है। इसमें 1769 से ही 1805 तक चला था। झारखंड में अगर दूसरा विद्रोह बोला जाएगा ढाल विद्रोह के बाद, तो ढाल विद्रोह के बाद चुआर विद्रोह ही है। ढाल विद्रोह के बाद चुआर विद्रोह है। उसका देखा जाए तो चेरो विद्रोह आता है। चेरो विद्रोह टोटल 3 चरणों में डिवाइड होता है। प्रथम चरण में हम लोग को देखने को मिलता है चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह से संबंधित। उसके बाद घटवाल विद्रोह ये रामगढ़ के घटवाल लोग जो किए हैं मुकुंद सिंह के समर्थक में, उससे संबंधित ये विद्रोह है। तो ये डेट भी इनका सही है। तमार विद्रोह में 1782 से लेकर 1806-7 जैसे माना जाएगा, लेकिन 1805 नहीं है, तो इसलिए ये गलत युग्म होगा। तो एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा डी। तमार विद्रोह हम लोग का तमार रांची जिला के अंतर्गत आता है। इसमें कोई टोटल जो हम लोग का 6 विद्रोह इसमें देखने को मिलता है, मतलब 6 अलग अलग चरणों में होता है। तो इसलिए झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह अगर किसी को कहा जाता है तो हम लोग का है तमार विद्रोह। आगे चलते हैं फिर। नौपाषाण काल के कुल्हड़ी, छेनी, पत्थर के रिंग, मतलब ये 3 अलग अलग कुल्हड़ी, छेनी और पत्थर के रिंग साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये सब देखिए, सब आपको थोड़ा बहुत इधर उधर भी मिलेगा, लेकिन पत्थर के जो रिंग है ये की पॉइंट है। पत्थर के रिंग की पॉइंट है और ये कहाँ पे? बारूडी में है। और बारूडी हम लोग का पटमदा साइड है। कहाँ पे? पटमदा, मतलब पूर्वी सिंहभूम में आ जाएगा बारूडी। ठीक। लोहरदगा की बात किया जाए तो यहाँ कांसे का प्याला मिला है। किसका? कांसे का प्याला। नामकुम में बाण की फलक मिले हैं। मुरद में हम लोग का अवशेष मिले हैं, पहाड़ के अवशेष। तो इस टाइप से सभी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए। और एक्चुअली इसका आंसर है कि पत्थर के रिंग, छेनी और कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिला है? बारूडी। ये भी पूछा जाता है कि बारूडी कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा जिला होगा? ये हम लोग का पूर्वी सिंहभूम। आगे चलते फिर। मुरद कौन से जिले में आएगा? मुरद हम लोग का हजारीबाग में है। कहाँ पे है? हजारीबाग में। आगे चलते हैं फिर। किसके अभिलेख में झारखंड को आठवीं प्रदेश के नाम से जाना जाता था? मतलब झारखंड को आठवीं प्रदेश के नाम से जाना गया। किसके? तो एक्चुअली इसका आंसर होगा हम लोग का जो 13वां जो शिलालेख है, 13वां शिलालेख में झारखंड को आठवीं प्रदेश के नाम से संदर्भ किया गया है। और ये हम लोग का है अशोक का। तो इसके आंसर क्या होगा? बी होगा। बाकी चीजों को भी देखना जरूरी है, जैसे समुद्रगुप्त का कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया? मुरंड। क्या कहा गया? झारखंड को मुरंड।
जहांगीर और इधर नरसिंह द्वितीय। जहांगीर ने अपने जो तुजू के जहांगीरी है उसमें क्या कहा है, और नरसिंह द्वितीय जो 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र है वो नरसिंह द्वितीय का ही माना जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। जो मूरत है ये हम लोग का हजारीबाग में नहीं बल्कि ये हम लोग का रांची में पड़ता है। कहाँ पे? रांची में है मूरत। आगे चलते हैं फिर। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ये आप लोग को लग रहा है जीएस का पाठ है, लेकिन चूंकि झारखंड में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में। तो देखिए लुम्बिनी इसमें भी है, लुम्बिनी हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ है। कब? 563 बीसी में हुआ है लुम्बिनी में। देखिए इसमें एडी है, इसमें बीसी है, लेकिन एडी है लेकिन ये कपिल वस्तु है, तो बहुत माइन्यूट मतलब डिफर किया हुआ है। लुम्बिनी हुआ। नेपाल के तराई क्षेत्र में भी होगा। अगर लुम्बिनी नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग को नेपाल के तराई क्षेत्र को सही मानना है, लेकिन अगर लुम्बिनी लिखा है तो लुम्बिनी को ही सही मानना है। ठीक, आगे चलते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो हम लोग का मानभूम था। कहाँ? मानभूम। और मानभूम को क्या कहा गया? धनबाद अभी प्रेजेंट में। जमशेदपुर में देखा जाए तो जमशेदपुर या सिंहभूम क्षेत्र में सड़क जो है ये हम लोग का जैन धर्म से एक संप्रदाय के रूप में देखने को मिलता है। जमशेदपुर में सड़क, दियापुर दालमी है ये सब, और ये हजारीबाग है। आगे चलते हैं। मूर्तियां गांव कहाँ अवस्थित है? ये आप लोग ऑप्शन इसको बताइएगा कि ये दियापुर जो है ये कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दियापुर। मूर्तियां गांव कहाँ अवस्थित है? तो मूर्तियां गांव हम लोग का पलामू में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? पलामू में। इसमें जैसे कि अभी हाल ही में जो पीजीटी का एग्जाम है इसमें पूछा गया कि सरायकेला खरसवां का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चूंकि सरायकेला खरसवां में सरायकेला और खरसवां भी है तो ऑप्शन दोनों दिया होता, सरायकेला और खरसवां भी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसी तरीके से जो पलामू है, पलामू का जो मुख्यालय है वो पलामू ना होकर कहाँ पे है? मेदिनीनगर। तो इस टाइप से कुछ जो मुख्यालय है उसको भी थोड़ा माइंड में रखना जरूरी है। चैनपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हम लोग का गुमला में। कहाँ? चैनपुर गुमला में। चैनपुर से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनपुर से कौन सी नदी निकलती है? हजारीबाग यहाँ पे निर्मल महतो पार्क है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि निर्मल महतो जो है इनका जन्म या इनका निवास स्थान जमशेदपुर में है, लेकिन इसका पार्क जो है हजारीबाग में है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो मूर्तियां गांव कहाँ पे अवस्थित है? पलामू में। आगे चलते हैं फिर। पारसनाथ पर्वत पर निर्माण प्राप्त करने वाले प्रथम तथा अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? कहाँ पर निर्माण प्राप्त करना? कहाँ पे? पारसनाथ पर्वत पर। तो प्रथम अंतिम कौन थे? ये तो हम लोग को तो पता है कि पारसनाथ के अंतिम तीर्थंकर थे, उनके नाम पर ही हम लोग का पारसनाथ पर्वत माना गया है ऐसा। तो एक तो पारसनाथ मतलब ये या तो बी होगा या सी होगा, डी तो नहीं होगा, इतना पता चल गया। अब देखिए ऋषभ देव है, ये संस्थापक था किसका? जैन धर्म का, और प्रथम तीर्थंकर है। लेकिन जो निर्वाण प्राप्त किए हैं हम लोग को पारसनाथ पर्वत में वो अजितनाथ ने सबसे पहले किए हैं और सबसे अंत में पारसनाथ ने किए हैं। पारसनाथ में यहाँ टोटल 24 में से 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर की निर्वाण कहाँ पे हुई है? पारसनाथ में। इसलिए पारसनाथ को जैनियों का मक्का कहा जाता है। जैनियों का
मक्का कहा जाता है। किसको? पार्श्वनाथ पर्वत को। पार्श्वनाथ जो पर्वत है झारखंड और बिहार, यूं बोला जाए कि छोटनागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी है। कौन? पार्श्वनाथ पर्वत, छोटनागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। आगे चलते फिर। अच्छा, जो मल्लीनाथ है इसको दिगंबर लोग इसको महिला मानते थे। क्या मानते थे इसको? महिला। अगर पूछा जाए कि कौन से जैन तीर्थंकर को महिला माना जाता है तो कौन है? मल्लीनाथ को माना जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्वाण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर कब हुआ था? तो ये हम लोग का 17 एक मिनट 17 BC में हुआ है। ठीक, 563 BC में कौन सा है? 563 BC में हम लोग का बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध है उनके जन्म ये था। और 540 BC में क्या था? ये कमेंट करके जरूर बताइए। 540 ये भी मतलब रिलेटेड ही है, इसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड के जैन धर्मावलंबी को सरक कहा जाता है जो वर्तमान में कहाँ पाई जाती है? सिंहभूम, गिरिडीह, मानभूम या देवघर। अभी हम लोग जस्ट इसको चर्चा किए थे। जो सरक ये है सरक धर्मावलंबी है, जैन धर्मावलंबी, ये हम लोग का सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पे? सिंहभूम। एक्चुअली ये सराक जो है, सराक से ही निकल के सरक ये कहा गया है। और ये सन्यासी वाला मतलब जो जैन धर्म है उनका जो परिवार में रहकर जो जैन धर्म को मानते हैं उनको ये कहा गया है सराक, और सराक से फिर सरक निकला है। आगे चलते हैं फिर। मानभूम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के केंद्र बिंदु रहा है। गिरिडीह में हम लोग का पार्श्वनाथ पहाड़ी है, और देवघर में अभी बाबा जो सावन महीने में है, उस सावन महीने का जो ये किया जाता है बाबा धाम। ठीक, बाबा धाम कहाँ पे? देवघर में। झारखंड में बेनुसागर कहाँ है? तो झारखंड में बेनुसागर हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेनुसागर कहाँ है, तो कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा, पलामू का मेदिनीनगर, सरायकेला खरसावां जिले का सरायकेला है। ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन इस बार पूछा था। झारखंड की कौन सी चित्रकला जिसकी तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से की जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो वहाँ सोहराई नहीं है, ना ही शैल चित्र है। वहाँ आखेट चित्र का जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, उससे मिलता जुलता हम लोग का झारखंड की चित्रकला को माना गया है। कौन सा? आखेट का चित्र। आखेट का मतलब शिकारी वाला, जिसमें शिकार करते हुए लोगों को दिखाया जाता है, वो आखेट का चित्र माना जाता है। ये सब जो पहले गुफाओं में रहते तो वहाँ इसको बनाया जाता था। अगर इस टाइप से चित्र की देखा जाए तो भीमबेटका सबसे पुराना हम लोग का गुफा चित्रकला देखने को मिलता है। आप लोग बताइए कि भीमबेटका कहाँ पर अवस्थित है, मतलब कौन से राज्य में अवस्थित है भीमबेटका? जीएस का प्रश्न है। वैसे भीमबेटका हम लोग का मध्य प्रदेश में है। अभी आप लोग का टाइम उतना नहीं हो पाएगा सर्च करने के लिए। निम्न में से किसमें झारखंड को झारखंड नहीं बोला गया? मतलब ये सब बुक है, और इन सभी बुक में से कौन से बुक में झारखंड को झारखंड नहीं कहा गया? तो तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरो या खुखरो कहा गया है। बाकी सब में क्या है? झारखंड ही कहा गया। तारीख बंगाल, फिरोज शाही, अकबरनामा, ये सब में झारखंड ही कहा गया है। तो ये हम लोग को देखना है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अथर्ववेद में झारखंड को व्रात प्रदेश के रूप में जाना गया। ये व्रात प्रदेश होगा और यहाँ के लोगों को व्रात कहा गया। ठीक,
खोखरों को बोलेगा तो खोखरा जो है ये हम लोग का मुगल काल में आता है। पुंड जो है, जो हम लोग का सबसे पहले जो एतरे ब्रह्म में है वो पुंड, उसी से नाम से आएगा पुंड। ये वहीं क्या है, झारखंड प्रदेश का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है हम लोग को एतरे ब्राह्मण में मिलता है, वैदिक साहित्य है वहीं से है। छोटानागपुर का नाम साउथ वेस्ट फ्रंट एजेंसी कब से किया गया? तो एक्चुअली इसका आंसर 1833 है। कब से किया गया है, कभी नहीं तो ये नहीं होगा। अगर ये कोई नहीं होता तो हो सकता है ये आंसर हो सकता है डी, लेकिन इसके सामने अगर देखा जाए 1833, तो 1833 के सामने कौन सा है, 1834। तो आंसर इसको क्या मानना है, सी मानना है। कभी कभी हम लोग को ऑप्शन को देखकर भी आंसर को मतलब अपने से टेकल करना पड़ता है। ये भले थोड़ा रिस्क है लेकिन जरूरी होता है। पूर्वी मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? जो मध्यकाल के पूर्व जो संस्कृत साहित्य लिखा गया है उसमें झारखंड को किस नाम से संदर्भित किया गया उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें खोखरा, खुखरा, कलिंद और कलिंग। तो देखिए कलिंग और कलिंद, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड और अगर आपका एग्जाम का प्रेशर अगर आप पर हावी हो गया तो जो कलिंद है वो भी कलिंग लगेगा और कलिंग है वो भी कलिंद लगेगा। तो इसलिए एग्जाम हॉल में शांत रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कहीं कालिंग भी ऑप्शन में लिख दिया और कालिंद भी है, तो इसलिए ध्यान से देखना है। तो एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, कलिंद देश। संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है, कलिंग देश। और कलिंग मतलब कलिंगा, जो ओडिशा में है, ओडिशा का पुराना नाम कलिंगा वही है, कलिंगा एक्सप्रेस, वो सब नाम सुने होंगे। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए संथाल परगना का राजमहल भी संबंधित है, दामिनी को भी संबंधित है, संथाल परगना खुद है। लेकिन प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम यहाँ इनको नारीखंड है। क्या नाम है, नारीखंड। ये सबसे प्राचीन है, संथाल परगना का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है, नारीखंड। आगे चलते हैं फिर। वैदिक साहित्य में किसे सूर्य देश के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक साहित्य में कौन से क्षेत्रों को झारखंड के सूर्य देश के नाम से जाना जाता है? ऐसा संथाल परगना को कहा गया। किसको, संथाल परगना। हो सकता है कि चूंकि हम लोग का संथाल परगना ये वाला क्षेत्र है और इधर से सबसे पहले सूर्य उगता है तो इसलिए इसको सूर्य देश कहा गया। ये मेरा लॉजिक है, बाकी क्या एक्चुअली लॉजिक है ये बताना मुश्किल है, ठीक है ना। अपने याद रखने के लिए कुछ भी अपना लॉजिक बनाना जरूरी होता है। आप लोग भी ऐसे कुछ लॉजिक बना लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते फिर। कौटिल ने झारखंड के इंद्रवानक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो कौटिल का जो अर्थशास्त्र है उसमें इंद्रवाहक जो नदी हैं उनके बीच में जो दोआब क्षेत्र है उसमें जिस धातु की बात करते हैं वो हम लोग का हीरा की बात करते हैं। किसकी, हीरा। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, 18 का सी। देखिए सोना, कोयला, हीरा, तांबा सब ऑप्शन में है, सब झारखंड में पाया जाता है। तो इसलिए जो ऑप्शन है वो भी बहुत क्लोज कभी कभी देखने को मिल जाएगा। ये वाला 19 वाला प्रश्न हम लोग अभी जस्ट चर्चा कर चुके हैं। खोखरा होगा हम लोग का किस में, मुगल काल में। छोटानागपुर हम लोग का ब्रिटिश मतलब आधुनिक काल में और आटविक प्रदेश अशोक के काल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना किस काल में किया था? तो फणिमुकुट राय ने जो नागवंश की स्थापना किए हैं वो हम लोग का गुप्त काल में किए हैं। सॉरी, गुप्त काल नहीं, मौर्योत्तर काल में किए हैं। कौन से काल में, मौर्योत्तर काल में। फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना किस काल में किए हैं, मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर। तो मौर्योत्तर काल में जैसे अगर देखा जाए तो शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, संगम वंश, तो ये सब क्या है, एक क्रम से आता है मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल में अगर देखा जाए तो मौर्य काल को जो विनाश करते हैं वो शुंग वंश ही है। शुंग वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश वही पुष्यमित्र शुंग, उसने शुंग वंश की स्थापना करते हैं और उसी ने मौर्य शासक अंतिम जो बृहद्रथ थे उनको मारकर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो फणिमुकुट राय की नागवंश की स्थापना कब होता है, मौर्योत्तर काल में। फणिमुकुट राय जो है वंश के आदि पुरुष भी माना जाता है। किसको, फणिमुकुट राय को।
फनी मुकुट राय जो है हम लोग का मदरा मुंडा के उत्तराधिकारी के रूप में भी इसको जाना जाता है। आगे चलते हैं, इसका संबंध बनारस से है, तो बनारस के लोगों को यहाँ इन्होंने बुलाए हैं और इस तरीके से इनके काल में झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी या गैर आदिवासी मूलवासी को बुलाया, मतलब बाहरी। तो अगर कहा जाए कि सबसे पहले गैर आदिवासियों को किसके काल में आया है, तो नागवंश में फनी मुकुट राय के टाइम आए हैं। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। आगे चलते फिर, पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के अवशेष झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मधुरी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मधुरी पहाड़ी। अब ये मधुरी पहाड़ी कहाँ पे है? ये हम लोग का हजारीबाग में है। लोहरदगा में कांसे का प्यारा, नामकुन में बाण का फलक, ये सब प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं फिर, गुप्तकालीन पहाड़ी पर स्थित कुआं के अवशेष झारखंड में कहाँ से मिला है? तो झारखंड में एक पिठोरिया हम लोग को रांची क्षेत्र में मिलता है, वहाँ पे कुआं का अवशेष है और एक कुआं कब का है? गुप्त काल का है। तो देखिए, गुप्त काल में 2-3 चीज ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग को याद रखना है। एक मधुरी पहाड़ी जो हजारीबाग में है, ये वाला। दूसरा पिठोरिया जो रांची में है, पहाड़ पर स्थित कुआं है। और सतगवा ये हम लोग का कोडरमा में है, जहाँ पे मंदिर का अवशेष है। तो ये जो 3 है ना, यही गुप्त काल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड से संबंधित कुछ नहीं है। तो इस टाइप से अगर हम लोग एक एक पार्ट को अगर देख के करते हैं तो हम लोग के लिए आसानी हो जाएगा। और जब गुप्त काल करते हैं तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वो सब भी एक बार देखेंगे तो इससे जीएस भी क्लियर हो जाएगा, जीएस भी रिविजन होते चलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के नेपोलियन किसे माना जाता है? भारत के नेपोलियन कौन से शासक को माना जाता है? वो भी गुप्त काल से ही संबंधित है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्राचीन भारत का एकमात्र राजा जिसने झारखंड में अपनी राजधानी स्थापित की, तो ये हम लोग का कोई और नहीं बल्कि शशांक है। कौन है? शशांक है। देखिए, औरंगजेब का राजधानी दिल्ली में है, यहाँ क्या करेगा? तो इसलिए कौन है? शशांक। शशांक जो है ये शैव धर्म से संबंधित है। कौन से? चूंकि शैव धर्म से संबंधित है तो शिव मंदिर बनाएंगे, और शिव मंदिर कहाँ बनवाए हैं इन्होंने? बेनूसागर में। चूंकि शैव धर्म है तो बाकी बौद्ध धर्म जो था उसको भी ये लोग क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि शशांक ने झारखंड में जितने भी बौद्ध स्तूप था सबको नष्ट कर दिए थे, ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं फिर, हर्षवर्धन से किसकी मुलाकात राजमहल या काजांगल में हुई थी? तो हर्षवर्धन से किसकी मुलाकात? और एक चीज, जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड और शशांक का टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे से एक दूसरे के समकालीन ही थे। और इसी टाइम जो आए थे हम लोग का ह्वेनसांग आए थे। तो अगर पूछा जाए कि ह्वेनसांग जब भारत आए या उस टाइम बंगाल के शासक कौन थे, तो बंगाल के शासक शशांक होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है। तो हर्षवर्धन ने किससे मुलाकात की थी? ह्वेनसांग से। कहाँ पे? राजमहल क्षेत्र में। ह्वेनसांग कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग का चीनी यात्री। क्या करने के लिए आए थे? बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आए थे, और इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में रहे भी है। आगे चलते हैं फिर, 26वां प्रश्न है कि किस मंदिर से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे? तो झारखंड में किस मंदिर, मतलब कौन से मंदिर को देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे? तो ये हम लोग का होगा महामाया मंदिर। महामाया मंदिर में एक्चुअली यहाँ पे एक विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी, उसको देखने के लिए आए थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। टांगीनाथ हम लोग का गुमला में, छिन्नमस्तिका रामगढ़ में है, और राम सीता मंदिर हम लोग का चुटिया में है। बाकी भी देख लिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में देख लिया जाए तो ये बंगाल के धर्म सुधारक माना जाता है। इन्होंने जो कीर्तन प्रणाली जो अभी हम लोग देखने को मिलता है, कीर्तन
प्रणाली की शुरुआत इसी ने किया है। कीर्तन जो गांव घर में होता है ना कीर्तन, उसी का शुरुआत कौन किया? चैतन्य महाप्रभु ने। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है कि इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? तो पाल के काल में हुआ था। कौन से वंश के टाइम? पाल काल के टाइम। मूर्ति मंदिर कला की अगर स्टार्ट बताया जाए तो मंदिर बनने की जो निर्माण प्रक्रिया हुआ है हम लोग का गुप्त काल में। कब? गुप्त काल मंदिर निर्माण। मौर्य काल, कुषाण काल। कुषाण को सबसे पहले सोने की सिक्का जारी करने वाला भी जाना जाता है। किसको? कुषाण काल को। आगे चलते फिर। वह शिव अनुयायी कौन था जिसने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाए, जिसमें से सिंहभूम के बेनुसागर स्थित अभी जस्ट हम लोग किए थे शशांक है ये। फनी मुकुट राय नागवंश से संबंधित था। गंजघट राय भी नागवंश से ही संबंधित था। गंजघट राय ने महामाया मंदिर का निर्माण किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमार गुप्त। गुप्त वंश से संबंधित है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। आगे चलते हैं। किस अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम मिला है? तो ये भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। ठीक। भब्रू अभिलेख राजस्थान से संबंधित है। हातिम गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। हातिम गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है और इसमें पहली बार जनगणना का भी साक्ष्य मिला है हातिम गुफा अभिलेख में। एहोल अभिलेख समुद्रगुप्त का है। आगे चलते हैं। परिचारिकीकृत की नीति किससे संबंधित है? तो जो परिचारिकीकृत की नीति जो समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान किए हैं, सैन्य विजय अभियान में, तो उन्होंने हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए हैं। तो उसी में से जो परिचारिकीकृत की नीति जो है ये आठवीं प्रदेश के लिए था। आठवीं प्रदेश नहीं, समुद्रगुप्त के लिए था। और समुद्रगुप्त किसको कहा है? ये झारखंड प्रदेश को। तो झारखंड प्रदेश मतलब मुरुंड, इसके अनुसार मुरंड होगा। ठीक, मुरंड को कहा गया क्योंकि आठवीं प्रदेश हम लोग का अशोक ने कहे हैं। आठवीं प्रदेश किसने कहे हैं? अशोक ने कहे हैं। तो समुद्रगुप्त का मुरुंड। अच्छा, मुरुंड ही होगा। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं। मुरुंड, मरंड और एक मुंड, तीन चीज इसमें है, तीन नाम। मुरुंड जो है हम लोग का, मुरुंड जो है प्रयाग प्रशस्ति में, अच्छा ये एहोल अभिलेख रवि कीर्ति का है, ठीक है ना, ये समुद्रगुप्त का नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का। उसने क्या कहा है? मुरुंड। वायु पुराण ने फिर क्या कहा है? मुरंड। वायु पुराण में क्या कहा गया? मुरंड। और एक होता है मुंड। तो तीन चीज है, मुरंड और मुंड। मुंड है आपका विष्णु पुराण, जैसे विष्णु मुंडा, तो उससे कनेक्ट करना है विष्णु मुंड। मुरंड वायु पुराण और मुरुंड ये प्रयाग प्रशस्ति है किसका? समुद्रगुप्त का। झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों को नष्ट किसने करवाया था? शशांक ने करवाया था, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आदिल शाह द्वितीय झारखंड में आक्रमण किए थे, जयसिंह द्वितीय। मोहम्मद बिन तुगलक वंश से संबंधित है। तुगलक वंश में इसको मुगल वंश के मतलब दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसको पागल शासक भी कहा जाता है क्योंकि इनकी कुछ कुछ कामें वैसे थी जिसके कारण इसको पागल शासक का दर्जा दिया गया है। मगध के कौन से राजा अपने दुश्मन के डर से झारखंड में शरण लिए थे? तो एक्चुअली यशोवर्मन जो थे उन्होंने आक्रमण किया कौन से राजा पर? जीवगुप्त पर। और जीवगुप्त फिर कहाँ चला गया? झारखंड में छुपने के लिए।
तो यशोवर्मन ने आक्रमण करते किस पर? युवगुप्त पर, और जीवगुप्त फिर झारखंड में शरण लेते थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? तो ये हम लोग का एनिसा 1691। जिधर से भी देखिए, इधर से देखिए तो भी 69 होगा, आप उधर पलट करके देखिएगा तो भी 1691 ही है। एक अच्छा मतलब म्यूजिकल डिजिट बोल सकते हैं आप 1691 को। एनिसा इस टाइम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, और ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर से ही प्रेरित होकर बनाया गया था। ज़्यादा ड्यूरेशन हो रहा है क्या? आधे घंटे हो गए, कोई नहीं, इसको अंतिम करते हैं 35वां प्रश्न को। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन सी युद्ध के बाद होता है? तो ये हम लोग का द्वितीय तराइन युद्ध के बाद होता है। प्रथम पानीपत, चंद्री और खानवा, ये तीनों जो युद्ध है ये बाबर से संबंधित है। ठीक। और ये द्वितीय तराइन है हम लोग का पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में है, और यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत की हम लोग की शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी के साथ। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं फिर। किसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो ये बख्तियार खिलजी का काम है। किसका? बख्तियार खिलजी का काम है। 1204-5 में जब बंगाल में जो सेन वंश के आक्रमण करने के दौरान जब गुजर रहे तो उसी टाइम इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिए थे। इल्तुतमिश और बलबन के टाइम झारखंड के जो शासक थे समकालीन, वो कौन थे? हरिकर्ण थे। कौन थे? हरिकर्ण। प्रताप, विराट और छत्र, ये तीनों हम लोग का लोधी वंश के टाइम थे। प्रताप, छत्र और विराट कर्ण तीनों हम लोग का लोधी वंश से संबंधित थे, जबकि हरिकर्ण कहाँ के, कौन से? हम लोग का गुलाम वंश, यूं कहे इल्तुतमिश और बलबन। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। और ऐसे संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के वे सेनापति कौन थे जिन्होंने हजारीबाग के चाय चंपा पर आक्रमण किया? एक्चुअली इनका नाम था मालिक बयान, लेकिन संथाली साहित्य में इसको इब्राहिम किया गया, इब्राहिम अली। तो इसलिए इसके आंसर एक्चुअली दोनों हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने राजधानी परिवर्तन के लिए जाना जाता है। राजधानी परिवर्तन, दोआब में कर वृद्धि, फिर खुरासान प्रदेश का वहाँ पे अभियान करना, मध्य एशिया क्षेत्र में अभियान करना, सैन्य अभियान करना, ये सब कुछ इनके काम हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग झारखंड के टेस्ट सीरीज को भी, झारखंड के टेस्ट सीरीज में झारखंड के इतिहास को ही आगे लेके चलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में बताने से पहले ये ज़रूर जो भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया कमेंट में उसको ज़रूर आप लोग आंसर दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ आपके परीक्षा में सहयोग होने की संभावनाएं हैं तो बाकी अपने फ्रेंड सर्कल को भी ज़रूर सर्कुलेट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।